तो हम जो है यहाँ पर अभी वीडियो हमारा रुक गया था, ठीक है, राइट, चल रहा है। तो मैं कह रहा था पिछले वीडियो में अपना कि 1/3 डायरेक्टर्स को यानी 1/3 यानी अगर 9 है तो उसमें से 3 ही रिटायर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा रिटायर नहीं हो सकते एज़ पर यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स। एवरी न्यू डायरेक्टर मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट एजीएम टू एजीएम रिटायर होगा। तो इससे क्या है कि 1 तारीख से अगर रेंट शुरू करना है फॉर एग्जांपल घर में, तो आप आए हैं 15 तारीख को पिछले महीने की, तो पहले 15 दिन का रेंट वो काट लेगा, उसके बाद फिर 1 तारीख से 1 तारीख चलता है। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी है। एवरी न्यू डायरेक्टर मस्ट गो इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसका मतलब है कि उसको आपको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हिसाब किताब कैसे चलता है, हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, सेल परचेज़ कैसे होती है, शेयर होल्डर्स कौन है, लॉयर कौन है हमारी कंपनी का, सप्लायर कौन है, कैसे हम जो तो सप्लाई मतलब कैसे सोर्सिंग करते हैं, सप्लाई चेन कैसे होता है, जो भी उससे कंसर्न रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम सारी उसको बताएं। तो ये होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। उसके अलावा होता है कॉर्पोरेट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं CPD, सॉरी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसकी हमेशा। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में जो है ना कोई एक बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि CA है, ठीक है, अगर वो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो अब ये है कि आपको सिस्टम से अपडेट रखना है उसको नए लॉज के बारे में, GST वगैरह जो भी चीज़ें, इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल, तो ये सब में जो भी अपडेट्स आते हैं ये सब, तो इसके लिए जो है तो ज़रूरी है कि आप उसको ट्रेनिंग दिलवाएं और जो भी कॉस्ट आए वो कंपनी बेयर करे, ये कंपनी इसका कॉस्ट भी बेयर करेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कंपनी CPD करवाए, दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेहद ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करवाना चाहिए कंपनी को। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स कहते हैं कहाँ के? यूके के, क्योंकि हम ACCA की तैयारी कर रहे हैं तो यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स देख रहे हैं। अब देखिए बोर्ड जब आती है बोर्ड की, तो बोर्ड जो है ना देखिए 2 तरीके का होता है। ये एक दूसरी टॉपिक शुरू हो रही है यहाँ पे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, लेकिन ये एक दूसरी टॉपिक है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें, जो बोर्ड होता है ना, जैसे रूल करने के कई तरीक़े होते हैं, वैसे ही बोर्ड भी जो होता है ना, बोर्ड भी जो है वो 2 तरीक़े का होता है, एक ये तरीक़ा है, एक ये तरीक़ा है, एक 1 टियर है, एक 2 टियर है, ठीक है। 1 टियर और 2 टियर में डिफरेंस क्या है? तो 1 टियर में सब बराबर लेवल पे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और सब लोग जो है ना साथ में बैठते हैं, एक सामान होते हैं सब, और मिल के सारे जो है ना साथ में प्लानिंग करते हैं, ये सब करते हैं, और फिर उसके बाद आगे एग्जीक्यूशंस होते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर अक्सर क्या होता है कि 2 टियर बोर्ड सिस्टम को फॉलो किया जाता है। 2 टियर बोर्ड क्या होता है? मतलब कि 2 लेवल्स बनाए हुए हैं उन लोगों ने। कैसे बनाए हुए हैं 2 लेवल्स? ठीक है, तो अब ये देखिए, पहला लेवल ये होता है सुपरवाइजरी बोर्ड, ठीक है, और ये है ऑपरेशंस और इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। जो दूसरा है ये ऑपरेशंस बोर्ड हो गया, ठीक है। तो बोर्ड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, सुपरवाइजरी और ऑपरेशंस। और सुपरवाइजरी के अंदर होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ऑपरेशंस के होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऊपर वाला कौन है इसमें, ये है, टॉप पे ये है, इसके नीचे बॉटम पे ये है। तो जब ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आपके हिसाब से कौन पॉलिसी बनाएगा और कौन उसे इम्प्लीमेंट करवाएगा, दिमाग कौन लगाएगा और उस पर अमल कौन करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि सुपरवाइजरी बोर्ड आपका प्लान करता है, और ये ऑपरेटिंग बोर्ड इसको क्या करता है? इम्प्लीमेंट। ये इम्प्लीमेंट करवाएगा और ये प्लान करवाएगा। ऊपर वाला प्लान करेगा, नीचे वाला इम्प्लीमेंट करेगा। तो जहाँ तक मैंने आप सबको बताया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये 2 टियर बोर्ड सिस्टम के अंदर सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर होते हैं। सुपरवाइज़ करना मतलब क्या होता है? हर एक चीज़ पर नज़र रखना, हर एक चीज़ को देखना, रेगुलेट करना। और ऑपरेशंस वाला जो पार्ट होता है वो क्या करते हैं? वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। घर में कह दिया कि बेटा जाओ और मार्केट से सामान ले आओ, तो ये हो गया सुपरवाइजरी, क्योंकि वो हुक्म दे रहे हैं।
आप जाके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, ऑपरेशंस वाले सेगमेंट में हो गए। आपको जाके लाना है, आपको मतलब नहीं है कि भाई धनिया क्यों मंगाया, पुदीना क्यों मंगाया, अबे प्याज क्यों मंगा ली, प्याज तो ऑलरेडी रखी है। ये काम किसका था, अम्मी का था, तो वो क्या है सुपरवाइजरी। हम क्या है इम्प्लीमेंटेशन करवाया, तो हम क्या ऑपरेशंस। समझ में आ गया। तो सुपरवाइजरी में कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इस हिसाब से, इस मिसाल के हिसाब से आपकी जो वालदा हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गई, जिन्होंने आपको ऑर्डर दिया, आपने उसे इम्प्लीमेंट करवाया, तो आप क्या हुए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आपने उसको इम्प्लीमेंट करवाया। लेकिन ये सिर्फ 2 टियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब में नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। ये 2 टियर बोर्ड सिस्टम में ही होती है ये चीज़ें। और 2 टियर बोर्ड सिस्टम के अंदर एक डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लास सिस्टम की तरह से होता है। अब जैसे मैंने आपको 1 टियर वाला जो ऊपर तक जो अब तक पढ़ा रहा था मैं, वो एक 1 टियर था। अभी हम जो है तो 2 टियर देख लिया हमने। 2 टियर के क्या होता है, ठीक है। बोर्ड होता है जो, जिसके अंदर 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं हमेशा, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव, खासकर लिस्टेड कंपनीज़ के अंदर मैंडेटरीली एज़ पर द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स। तो उसके अंदर 1 टियर और 2 टियर, 2 तरीके के बोर्ड होते हैं, बोर्ड स्ट्रक्चर। तो जो सिंगल टियर होता है सब एक समान होते हैं, एक ही लेवल पे सारे काम करते हैं, मिलकर प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, भाईचारा ज़्यादा होता है। 2 टियर में क्या होता है कि इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया, इन्होंने कास्ट सिस्टम बना दिया, इन्होंने एक अपर वाला सेक्शन बना दिया, एक लोअर सेक्शन बना दिया, अपर सेक्शन ऑफ द कंपनी और लोअर सेक्शन ऑफ द कंपनी। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि अपर लोअर है, बट ये क्यों करवाते हैं, ज़्यादा कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी फैमिली का कोई बिज़नेस है, कल को आप लिस्टेड कंपनी हो गए, ठीक है। आपकी फैमिली का, लेट से कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, लेट से आपकी फैमिली का कोई एक बिज़नेस है, कारोबार है। ये क्या है, ये मान लीजिए एक फैक्ट्री है। अब ये फैक्ट्री, और आप कुछ भी करते हैं, आप लेट से आप ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। अब ये आपने शुरू किया था, आपके अब्बा ने शुरू किया था, अपने हाथ से बनाना शुरू किया था। करते 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 एक ये समझ लीजिए कि ये 250 400 करोड़ का टर्नओवर इसका हो गया। अब आपने इसको लिस्टिंग करवा दी इसकी और पब्लिक करवा दिया। आप यूके के अंदर हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हम यूके की बात कर रहे हैं। लिस्टिंग करवा दी और पब्लिक करवा दिया, तो अब ये सब जो रूल्स हैं वो आप पर लगेंगे। आप चाहते हो कि आप कंपनी के पैसों पे आप एक फ़रारी निकाल लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और आप चाहते हो कि अगर आप जो बोलो वही करें सब लोग, तो ऐसा भी नहीं होगा, ऑर्डर्स नहीं लेंगे लोग आप डायरेक्टली। तो क्या होता है, हर एक तरह का एक सेक्शन बनता है इसके अंदर कंपनी में। ये बोर्ड के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आएंगे, फिर अलग अलग इन दोनों को मिला के ही कमेटीज़ बनेंगी, ठीक है। फिनेंस वगैरह हर एक तरह का डिपार्टमेंट होगा। तो अगर आपको कोई इवन की कोई छोटे से छोटा काम करना है, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा फिनेंस डिपार्टमेंट से। ये मतलब नहीं है कि आपके अब्बा ने बिज़नेस रखा है, किसने रखा। जब आप एक बार लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गए, तो आप भी एक उसी आदमी की तरह हो गए जो एक दूसरा शेयर होल्डर है उसी की तरह। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसने फाउंड किया, किसने नहीं किया, ठीक है। तो ये जो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर है जो रखा था, ये इसका मेन रीज़न क्या है, ताकि थोड़ा सा कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकें, ठीक है। अगर आप सुपरवाइजरी बोर्ड के अंदर आ गए, तो क्या है कि आप कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करवा पाएंगे, अपना अपना थोड़ा हुक्म ज़्यादा चला पाएंगे। समझ आया। तो ये थोड़ा कंट्रोल आपका बढ़ाने के लिए, पावर्स आपके बढ़ाने के लिए 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके पास है। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, बेटर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग, ठीक है। अब देखिए आप इंडिपेंडेंटली आप जो है तो सब कर रहे हैं, ठीक है। 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर में क्या है भाई, बाकायदा आपने एक सेगमेंट ही जो है तो आपने सिर्फ थिंक टैंक बना दिया, एक सोचने वाला काम एक पर्टिकुलर आपने एक ग्रुप को ही दे दिया कि भाई आप सोचिए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक अलग ही ग्रुप बना दिया। तो भाई जब मैंने प्लानिंग के लिए एक ग्रुप बना दिया, तो आपको क्या लगता है कि भाई मैंने जब एक थिंक टैंक बना दिया, तो क्या काफ़ी एफिशिएंट प्लानिंग नहीं होगी, काफ़ी एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाएगी प्लानिंग में? क्योंकि मैंने एक सेगमेंट सिर्फ सोचने के लिए रखा हुआ है, सुपरवाइज करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। तो क्या है, बेटर स्ट्रैटेजी बनेगी कंपेयर टू सिंगल टियर। सिंगल टियर में क्या है, क्योंकि दोनों एक तरीके से साथ बैठते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी बहुत सारी बातें रखनी पड़ती है,
तो इसके अंदर बेटर स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग होगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगी इंडिपेंडेंस सोचने की। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंस मिलेगी? लेट्स से आपको मैं आप हैं और आपके कोई एक टीचर है। आपको अगर मैं आपके टीचर के सामने बैठा दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या इरादा है आपका, आप क्या एग्ज़ाम में चीटिंग कैसे करने वाले हैं, तो भले से आपका कितना भी तैयारी हो चीटिंग करने की, आप टीचर की वजह से आप उस बात को डिस्कस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे डिस्कस? क्योंकि आपको हेजिटेशन हो रही है, साला ये टीचर को अगर पता चल गया तो भाई ये तो फिर गेम ख़राब हो जाएगा अपना। तो क्या है कि भाई इन दोनों के सामने हम आपसे ये सवाल नहीं कर सकते। तो वही जब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात आई, जब स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की जब बात आती है, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग बेहतर कब होगी? जब स्टूडेंट टीचर अलग बैठेंगे या फिर स्टूडेंट टीचर साथ में बैठेंगे? ठीक है, लेट्स से कि आप कंपनी में हैं, एक आपका जो है तो एक पार्ट है जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है, ये है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि प्लान करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब इन दोनों को साथ में बैठा दिया तो क्या आपको लगता है इनके पास ज़्यादा फ्रीडम होगा या थोड़ा सा हेजिटेंट होंगे? आपको नहीं लगता कि इनकी इनकी क्या कहते हैं आपका मान सम्मान रखने के लिए ईडीज़ का थोड़ा सा दब के बात करेंगे? बिल्कुल हो सकता है, ये कोई किंग थोड़ी है, ये कोई किंग नहीं है। ठीक है, हो सकता है इनकी कोई ऐसी भाई रोज़ डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि यार बेटर स्ट्रैटेजी हो रही है और प्लानिंग हो रही है, क्योंकि बोर्ड के अंदर सेपरेट सेपरेट बना हुआ है, 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर है। उसके बाद और क्या चीज़ आ जाती है कि भाई इंडिपेंडेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अलग अलग बैठ रहे हैं, अलग अलग बैठ रहे हैं। ठीक है, ये इधर बैठ रहे हैं एनईडी इस कमरे में, इन्होंने अपना सेपरेट बनाया हुआ है, ये इधर बैठ रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। भाई ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हो, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अकेले छुप के। जब मैं छुप के कर रहा हूँ तो मेरे पास इंडिपेंडेंस होगी, छुप के हर काम कर सकता हूँ मैं, इंडिपेंडेंस हो रही है मेरे पास। ठीक है, लेकिन अगर साथ में बैठेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अब देखिए भाईजान डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज के अंदर क्या है? स्टाफ टर्नओवर पॉसिबल। जब हमने या आपने कभी भी जब कॉमर्स वगैरह कभी भी पढ़ा होगा तो एक चीज़ पढ़ी होगी, स्टाफ टर्नओवर। जैसे कंपनी का टर्नओवर होता है जिसमें हमें पता चलता है कि कंपनी कितना कम आ रही है। ठीक है, तो वैसे ही कंपनी कितना सेल जनरेट कर रही है, कितना सेल कर रही है। तो जब स्टाफ टर्नओवर की बात आती है तो इसका मतलब क्या है कि कितने स्टाफ रोटेट हो रहे हैं, कितने स्टाफ जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सब मिला के एक स्टाफ टर्नओवर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? स्टाफ टर्नओवर हो रहा है मतलब लोग कंपनी को लीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लीव, कंपनी छोड़ रहे हैं, रिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई उनको ये लग रहा है भाई मैं ख़ुद भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं सारे काम करवा रहा हूँ और ऑर्डर मुझे कौन दे रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव दे रहा है। तो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर का एक क्या नुकसान है कि स्टाफ टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। लोग आपकी कंपनी को लीव करेंगे, छोड़ेंगे, नहीं चाहेंगे आपके साथ काम करना। भाई उनके पास तो 2 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर है, वहाँ पे तो हुक्म चलता है, किसी का हुक्म, आपको हुक्म दिया जाएगा और आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, मजदूरी करवाते हैं आपसे। तो ये सोच के क्या है कि स्टाफ टर्नओवर पॉसिबल है। और डिसएडवांटेज में स्टाफ टर्नओवर तो देख लिया, अब देखिए स्लो अप्रूवल। यार ये क्या हो गया? ठीक है, तो स्लो अप्रूवल ड्यू टू लेवल्स। क्या कह रहे हैं कि अप्रूवल स्लो होगा, क्यों? क्योंकि लेवल्स हैं। ठीक है, कभी आप देखें कि कभी आप कोई काम करवाने जाते हैं तो भाई आपको अगर लेट से आप गए कॉलेज, आपको चाहिए एक प्रिंसिपल का अप्रूवल, तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप उसको रिसेप्शन पे या कहीं पे भी डेजिग्नेटेड जगह पे जमा करोगे। वो कहेंगे भाई साहब कल आइएगा। ठीक है, कल आइएगा। फिर ये जाएगा प्रिंसिपल रूम में या पीएन के पास जाएगा, वो देगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल साइन करेगी, साइन करने के बाद फिर यहाँ से घूमते फिरते यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है? काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप ये सब छोड़ के
आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जा सकते, तो तुरंत क्या आपको काम नहीं होता? बिल्कुल होता, स्पीड और एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाती। तो अब आप ये देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझाया है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल और टीचर क्या है, प्रिंसिपल और स्टूडेंट क्या है। अब यहाँ पे आपका दोनों जब साथ में होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब ये दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, तो क्या है, इसने बोला, इसने इम्प्लीमेंट करवा दिया। लेकिन जब दोनों अलग अलग हैं तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव ने बोला और एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट करवाया। जब दो अलग अलग लेवल है तो नॉन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे और एग्जीक्यूटिव आपका यहाँ पे है। तो अब देखिए, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, इसने बोला, अब ये घूम के बात यहाँ तक आएगी, अब ये इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा, पूछेगा ऊपर, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, ओके, अब ये इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो टाइम टेकिंग हो गया ना, जब दो लेवल बने तो टाइम टेकिंग भी हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गई, स्लो हो गई। अप्रूवल क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और अप्रूवल आपकी स्लो हो गई। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बहुत तेज़ी से काम होता है सिंगल टियर बोर्ड के अंदर। ये बात समझ में आ गई। अब जो है हमारा नेक्स्ट एक केस स्टडी आने वाली है, उससे पहले देखते हैं ये क्या चीज़ है यहाँ पे। फैमिली बिजनेस वर्सेस लिस्टेड कंपनी, फैमिली बिजनेस वर्सेस लिस्टेड कंपनी, कंपेयर इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, डिसीजन नॉट चैलेंज, डायरेक्टर्स नॉट चेंज्ड। अच्छा, तो ये हमारी केस स्टडी ही अब नेक्स्ट है। तो ये मैंने एक केस स्टडी ली हुई है एक जगह से, ठीक है। तो इस केस स्टडी को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि लेट्स रीड द क्वेश्चन पहले। लम कंपनी, लम कंपनी क्या है, एक कंपनी है, लम कंपनी इज़ अ फैमिली बिजनेस फाउंड 100 years ago। आप ये अपने ऊपर रख के सोचिए, अपने दिल पे रख के सोचिएगा, तब आपको ये सवाल ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपकी एक कंपनी है, लम कंपनी, 100 साल पहले जो है तो बनाई गई थी। अभी सीईओ है मिस्टर गस, जो कि ग्रेट ग्रैंडसन है। आप अपने आप को सोचिए, ठीक है, आप जो भी हैं आप अपने आप को सोचिए कि आप ग्रेट ग्रैंडसन है ऑफ द फाउंडर, यानी आपके परदादा ने इसको लम कंपनी को बनाया था 100 साल पहले। अब आप उनके परपोते हैं, आप सीईओ हैं। हैज़ हिम रिपोज्ड एज सीईओ सिंस 14 years। तो आपने अपने आप को 14 साल से सीईओ बना रखा है भाई, कोई आपको हटा नहीं पा रहा है। आपने अपने आप को पावर में रखा हुआ है। टू मेंटेन हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल दे यूज्ड अ 2-tier बोर्ड स्ट्रक्चर। तो क्या कह रहा है, मेंटेन करने के लिए हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल यूज्ड अ 2-tier बोर्ड स्ट्रक्चर। भाईजान, अब कंपनी आपके बड़े अब्बा बना के गए थे, परदादा बना के गए थे, तो आप चाहते हैं कि भाई मेरा कंट्रोल इसमें एक्सरसाइज हो, तो आपने कहा ठीक है 2-tier बोर्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ताकि क्या है, आपका इसमें दबदबा बना रहे। आप सुपरवाइजरी बोर्ड में अपने आप को रखेंगे और उसके बाद आप वहाँ से दबंगई झाड़ेंगे। बहुत सही। और उसके बाद 4 members ऑफ लम फैमिली सुपरवाइजरी बोर्ड, क्या बात है, शानदार। सुपरवाइजरी बोर्ड में कौन है, आपकी फैमिली के 4 मेंबर्स। 4 members ऑफ लम फैमिली क्या है, सुपरवाइजरी बोर्ड में। 8 नॉन फैमिली डायरेक्टर्स, ये किस में आ गए, ये ऑपरेटिंग बोर्ड में आ गए। यानी कि हुक्म आपका लग रहा है, क्योंकि आप 4 लोग सुपरवाइजरी बोर्ड में, और फॉलो कौन कर रहे हैं, 8 लोग जो कि नॉन फैमिली डायरेक्टर्स हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो कि ऑपरेशंस में होंगे, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव होंगे। यानी आपने नॉन एग्जीक्यूटिव का पद लिया हुआ है और आप डबल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपके हाथ में पावर कॉन्सेंट्रेट हो गई है। डिस्पाइट बीइंग अ लार्ज कंपनी, जबकि वो एक लार्ज कंपनी है विथ 5000 एम्प्लॉयज़, 5000 लोग भी काम कर रहे हैं, क्या बात है। तो आपके परदादा की कंपनी अब इतनी बड़ी हो गई है कि उसके अंदर 5000 लोग काम कर रहे हैं। लम कंपनी नेवर हैड एनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो लम कंपनी में कभी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होता था, ठीक है। अब जो मैंने बताया कि आप सुपरवाइजरी बोर्ड में थे, आप उसको एक्सरसाइज कर रहे थे पावर्स एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप काम वही कर रहे थे, एक्सेप्ट कि कोई आपने अपॉइंट नहीं किया था बाहर से। बिकॉज देवर, यहाँ देखिए, लम कंपनी नेवर हैड एनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बिकॉज देवर नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज इन द कंट्री।
क्योंकि वो प्राइवेटली ओन्ड थी पहले। अब जो है ना, पहले क्या था, कंपनी, बिकॉज दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज इन द कंट्री इन विच LUM वॉज सिचुएटेड। जिस कंट्री में ये कंपनी थी, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ मोस्ट प्रॉब्ली यूके में ही होगी, तो ये प्राइवेट थी और प्राइवेट के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है, कि आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखें। तो इसीलिए आपने खूब कायदे से दबदबा बनाया हुआ था अपना, डबल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर लगा के 5,000 एम्प्लॉई हैं, पूरी बादशाहत आपकी चल रही है। अब क्या हुआ, 4 मेंबर्स ऑफ द लम फैमिली वैल्यूड द कंट्रोल ऑफ सुपरवाइजरी बोर्ड to ensure that the Lum family's wishes were being the only shareholder family's wishes being the only shareholders to be carried out। अब बात क्या है, बात यह है कि 4 मेंबर जो थे लम फैमिली के, वो चाहते थे, जो सुपरवाइजरी बोर्ड में थे, वो चाहते थे भाई पावर अपने हाथ में रहे, कंट्रोल अपने हाथ में रहे। क्यों? ताकि हमारी ख्वाहिशें पूरी हों, हम जैसे चाहें वैसे न चाहें, जैसे चाहें जो करें कंपनी में, हमारी मर्जी चले, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में सल्तनत के लिए लोग लड़ा करते थे, ज़मीनों के लिए लड़ा करते थे, अब ये कंपनी पावर और पैसों के लिए उसी चीज़ वही है, तरकीब बदल गई है, ठीक है। दिस ऑल्सो इनेबल डिसीजन टू बी मेड क्विकली विदाउट द नीड टू टेक एवरीथिंग बिफोर अ मीटिंग ऑफ फुल बोर्ड। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब कि आपको पूरा बोर्ड बैठाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जो डिसीजन लेना है आप चुपचाप से, आपने जो है ना, धीरे से 4 लोग बैठे कमरे में, आपने डिसीजन ले लिया और फिर उसके बाद जाके सबको ऐलान करके बता दिया कि भाई ये डिसीजन ले लिया गया है, मुबारक, और आप इसको अब इम्प्लीमेंट करवाओ। हमने दिमाग चलाया, आप घोड़े दौड़ाओ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दिस ऑल्सो इनेबल डिसीजन टू बी मेड क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी फैसले हो रहे थे। अब ये चीज़ तो मैंने बता दी, कोई बोर्ड मीटिंग बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी इनको कोई भी डिसीजन लेने की। लेकिन 4 years ago, the 2 tier of the board met in a joint session to discuss a flotation। 4 साल पहले ये 2 टियर जो थे, यानी जो अपर कास्ट लोअर कास्ट, ये जो दोनों थे, सुपरवाइजरी बोर्ड और इम्प्लीमेंटेशन वाला बोर्ड जो था, ठीक है, तो ये दोनों साथ में बैठ गए और 4 साल पहले बैठने के बाद इनका मशवरा हुआ। क्या डिस्कस हुआ? अ फ्लोटेशन issuing public shares in the stock market of 80% of the company। कह रहे कि इन्होंने साथ में बैठा और मिलके प्लानिंग करी कि 80% कंपनी का भाई हम पब्लिक में एज शेयर्स इशू कर देंगे। यानी 1 करोड़ का अगर हम 80% करें तो 80 लाख वर्थ 80 लाख के हम जो है शेयर्स मार्केट में इशू कर देंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फेस वैल्यू बता रहा हूँ, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो फ्री टाइम में कभी जाके फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के बारे में ज़रूर पढ़िएगा स्टॉक मार्केट के अंदर, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। जब आप स्टॉक मार्केट में प्राइस देखते हैं कि ये भाई 110 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, तो ना तो ये फेस वैल्यू होता ना तो बुक वैल्यू होता, ठीक है। ये डिमांड पुल्ड जो है रेट्स होते हैं। फेस वैल्यू बुक वैल्यू एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, और नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं इसको समझाऊंगा किसी वीडियो में। द इशू ऑफ द फैमिली लूजिंग कंट्रोल वॉज रेज्ड बाई CEO's ब्रदर, ठीक है। अब ये देखिए, ऐसा है कि लिस्टिंग करवाने जा रहे थे तो CEO के भैया ने कहा ऐसा है कि हमारा कंट्रोल खो रहा है, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से जा रहा है। तो ये इशू किसने रेस किया? ये रेस किया CEO के भाई ने। अगर मैं CEO हूँ तो मेरे भाई ने, अगर आप CEO हैं तो आपके भाई ने इस कंसर्न को रेस किया, भाईजान लिस्टिंग करवा रहे, पावर हमारे हाथ से जा रहा है। He said, उसने कहा that if the company became listed, अगर कंपनी लिस्टेड हो जाती है, the Lum family would lose the freedom to control the company as they wished। कह रहा है भैया अगर ये पब्लिक कंपनी हो गई, अगर ये लिस्ट हो गई, तब तो फिर कंट्रोल चला जाएगा मेरे हाथ से, तब तो हमारे घर परिवार का कंट्रोल कम हो जाएगा, बहुत ही कम, ना के बराबर हो जाएगा। तो क्या है, इंक्लूडिंग सपोर्टिंग देयर ओन लॉन्ग हेड वैल्यूज एंड बिलीव्स। बहरहाल इनका कंट्रोल ओवरऑल कम हो जाएगा। These values, he said, include managing for the long term, adopting a paternalistic management style। अब भाई ये कह रहे हैं कि यार हमारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। पैटर्नलिस्टिक मतलब होता है कि एक बंदे ने बोल दिया, अब अगले सारे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ये होता है पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नल मतलब होता है बाप को कहते हैं इंग्लिश के अंदर।
यानी जैसे होता है ना, बाप ने हुक्म दे दिया बेटा ये काम करना है तो करना है, आपको आगे पीछे कुछ नहीं पूछना। तो दीज वैल्यूज ही सेड मैनेजिंग फॉर द लॉन्ग टर्म एंड अडॉप्टिंग अ पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल। कह रहे हैं कि भैया हमारा सिस्टम था कि जो हम बोल दें वो बोल दिया, ख़त्म। हमने कहा उल्टे लटक जाओ तो लटक जाओ, ज़्यादा बात मत करो। अब कंपनी हमारी है और हम पैटर्नलिस्टिक स्टाइल से उसको चलाएंगे। हम यहाँ के कौन है, दादा हैं दादा। अदर डायरेक्टर्स सेड दैट द न्यू लिस्टिंग रूल that would apply to the board including a compliance with stock market corporate governance code would be expensive and difficult to introduce। तो ये कह रहा है भाई साहब कि दूसरे जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा कि भाई अगर लिस्टिंग करवाते हैं तो वुड अप्लाई टू द बोर्ड इंक्लूडिंग अ कंप्लायंस। ठीक है, तो लिस्टिंग के रूल्स लगेंगे। जब आप लिस्टिंग करवाओगे तो लिस्टिंग के रूल्स लगेंगे। जब वो गाड़ी सड़क पे लाओगे तो सड़क पे आने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे रूल्स लगेंगे। लाइसेंस हो, आपने हेलमेट लगा रखा हो, आपके टायर ऐसे हो, गाड़ी इतने साल पुरानी ना हो, कार्बन एमिशन ऐसा हो। तो वैसे ही जब लिस्टिंग करवाएंगे तो आपके ऊपर 1000 तरीके के रूल्स लगेंगे भाई। गाड़ी रोड पे दौड़ाई तो रूल्स लग रहे हैं, कंपनी को लिस्टिंग करवाई तो रूल्स लग रहे हैं। समझ आया? तो कंप्लायंस विद स्टॉक मार्केट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वुड बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस। ये कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत होने वाली है बॉस, अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो कंप्लायंस वगैरह जो करवाने के लिए जो पैसे लगेंगे वो बहुत ज़्यादा लगेंगे, वुड बी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट, और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इंट्रोड्यूस कराने में। द फ्लोटेशन वेंट अहेड लास्ट ईयर। ठीक है, द फ्लोटेशन वेंट अहेड लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ न्यू लिस्टिंग रूल्स। तो क्या कह रहे हैं, फ्लोटेशन हो गया 1 साल पहले, और उसमें जो है तो कंप्लाई भी क्या है, लास्ट ईयर इन ऑर्डर टू कंप्लाई विथ न्यू लिस्टिंग रूल्स। तो क्या कंपनी ने जो तो कंप्लायंस भी शुरू कर दिया अपना लिस्टिंग रूल्स जो है उनके साथ। लम कंपनी टुक ऑन अ नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। लम कंपनी ने कई सारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर किए एंड फॉर्म्ड अ यूनिटरी कोड। ठीक है, और फॉर्म किया क्या, यूनिटरी कोड। तो लम कंपनी ने क्या किया, तो फिर ये कह रहा था लम कंपनी टुक ऑन अ नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फॉर्म्ड अ यूनिटरी बोर्ड। तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, कोड नहीं है ये, बोर्ड है, यूनिटरी बोर्ड, सिंगल टियर बोर्ड में आ गए। A number of problems rose at this time with non-executive directors feeling frustrated about the culture and management style in Lum Company। तो क्या है भाई, जो नए लोग आए थे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रोज एट दिस टाइम, अब बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे, किसके बारे में, अबाउट द कल्चर एंड मैनेजमेंट स्टाइल इन लम कंपनी। भाई अब जो कल्चर था वो तो लिस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन एक कल्चर जो है ना, वो कल्चर वैसे ही पहले जैसा थोड़ा बहुत था, तो उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, यार ये क्या चल रहा है। वाइल द लम कंपनी फैमिली मेम्बर्स हैव फाउंड इट डिफिकल्ट टू मेक द ट्रांजिशन टू मैनेजिंग अ पब्लिक कंपनी। जो नए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आ रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी एक फैमिली बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करने में, क्योंकि इनका मैनेजिंग स्टाइल बहुत अलग था एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से। और जो फैमिली थी उनको दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनके पावर्स छीने जा रहे थे और उनको एक नए तरीके से गवर्न करना पड़ रहा था कंपनी को, और नए तरीके से सब चीज़ें हो रही थी। विथ अ यूनिटरी बोर्ड, एक सिंगल यूनिटरी बोर्ड के साथ। पहले होता था ये दस्तरखान पे बैठते थे अपने घर में, कुछ भी बना के आगे भेज देते थे डिसीजन, अब ऐसा नहीं होता। HR मैनेजर सजेस्टेड एन इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम। तो क्या है कि HR मैनेजर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसने कहा भाई ऐसा है कि आपकी भी समस्या हल करेंगे, आपकी समस्या हल करेंगे, एक काम करते हैं, एक इफेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं। किसके लिए, फॉर NEDs एंड सम रेलेवेंट कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स माइट हेल्प टू एड्रेस द प्रॉब्लम। एग्जीक्यूटिव्स कौन है, एग्जिस्टिंग वाले, ये फैमिली वाले हो गए। नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है, बाहर वाले। तो देखिए, बाहर वाले को घर वाले से दिक्कत थी, घर वाले को बाहर वाले से दिक्कत थी, तो अब दोनों को एजुकेट करना ज़रूरी था। बाहर वाले को ये बताना था कि भाई ये फैमिली बिजनेस था, तो अब इनको थोड़ा टाइम लगेगा ओवरकम करने में, और इस तरीके से रूल होता था, अब ये नए तरीके से रूल करने में थोड़ा इनको टाइम लगेगा ट्रांजिशन में करने में। और पुराने वालों को ये बताना था, जो फैमिली मेम्बर्स जो थे रूलिंग में, उनको ये समझाना था कि देखिए अभी लिस्ट हो गई है, ठीक है, अभी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बन गई है, तो इसका रूल करने का तरीका अब अलग होगा, इसका बोर्ड में जो है तो डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड मीटिंग्स के ज़रिए से, और अब बहुत सारी चीज़ें अलग होने वाली है। तो दोनों को क्या है, एजुकेट करना पड़ेगा, दोनों को तालीम याफ्ता बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें ऐसे हैं। एसेस द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम।
बेनिफिट्स बताइए ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो कह रहा है कि एसेस करिए द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम। फ़ायदे क्या हैं इंट्रोड्यूस करने के इंडक्शन प्रोग्राम को फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव। इसके फ़ायदे बताना है अपने को। तो हम जो है यहाँ तक पहुँच गए थे क्वेश्चन तक, और क्वेश्चन के हम इस पॉइंट पे हैं कि एसेस द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम फॉर द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड कंटिन्यूएशन ऑफ CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स। तो हमें एसेस करना है, यानी देखना है कि बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एन इंडक्शन प्रोग्राम दोनों के लिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इनके लिए एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए। ठीक है, इंडक्शन प्रोग्राम से क्या फ़ायदा होगा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, और CPD से क्या फ़ायदा होगा एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव से। तो इसका आंसर का पहला पार्ट ये है कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है किसके लिए हो रही है, ये हो रही है हमारी क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग हो रही है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जब इंडक्शन ट्रेनिंग कराएंगे तो इंडक्शन ट्रेनिंग से क्या होगा, मैंने बताया था आपको इंडक्शन ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग होती है जिससे कि कंपनी में जब नया एम्प्लॉय आता है तो उसको समझाया जाता है कि भाई यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे क्या चलता है। ठीक है, उसको समझाया जाता है सेल परचेज कैसे होता है, शेयर होल्डर कौन है, लॉयर्स कौन है, कैसे यहाँ पे गवर्नेंस है, सब चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह हर एक चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो इनको हम ये समझाएंगे कि उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मार्केट क्या है, मतलब इनकी टारगेट मार्केट क्या है, स्ट्रैटेजीज़ क्या है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके अलावा फिर हम दो बहुत जो है अहम चीज़ें जो समझ आएगी इनको इंडक्शन ट्रेनिंग से, कि फेमिलियरिटी ऑफ कल्चर विद इन द कंपनी। इनको ये पता चलेगा भाई कंपनी के अंदर कैसा कल्चर है। इनको बैठाया जाएगा, इनको समझाया जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग में कि भाई देखो कंपनी ऐसी ऐसी थी, अभी ऐसी ऐसी हो गई है, अब लिस्ट हो गई है। पहले कंपनी में ऐसे ऐसे पैटर्निस्टिक अप्रोच चला करता था मैनेजमेंट का, जो फैमिली वाले थे उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ हुआ करता था। तो उनको ये समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा कि अच्छा भाई अगर ऐसी बात है तो इनको तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ट्रांजिशन में, लेकिन हाँ विद टाइम वो हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अडेप्ट हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ अडेप्ट हो जाएंगे। तो फेमिलियरिटी बहुत ज़रूरी है। फेमिलियरिटी के बाद क्या है, गोल स्ट्रैटेजीज़ वर लॉन्ग टर्म अर्लियर, नाउ दे विल अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज़ एज वेल। तो भाईजान वो उनका गोल ही होता है कि हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ बनाए, लेकिन अब क्या है क्योंकि वो नए आए हुए हैं कंपनी में और उनको अब जो है तो ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, A to B ट्रांजिशन हो रहा है, पहले पर्सनल था इनका, अब जो है तो फैमिली को क्या है कि ट्रांजिशन करना पड़ रहा है। जब ये ट्रांजिशन करके पब्लिक में जो है तो अब डोमेन में आ रही है, तो अब इनको जो है थोड़ा सा इनकी भी जो है कंपनी वालों की भी थोड़ी सी लाज रखनी पड़ेगी इनिशियली। तो ये चीज़ हो गई, गोल स्ट्रैटेजीज़ व लॉन्ग टर्म अर्लियर, नाउ दे विल अंडरस्टैंड दैट दे हैव टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज एज वेल। ये सब आंसर्स हैं छोटे छोटे से जो आपको खुद ही बना के जो है तो इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या है, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें, उसके बाद ही आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है हाँ CPD, क्योंकि हमने इंडक्शन ट्रेनिंग किसी करवाई, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, ये हो गया। अब हम CPD पे आ रहे हैं, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसका हम करवा रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स थे जो कि फैमिली मेम्बर्स थे, अब उनका हम CPD करवा रहे हैं। तो इस CPD से क्या फ़ायदा होगा कि पहली चीज़ तो उनको डिफरेंस समझ आएगी 2 टियर और सिंगल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर में या यूनिटरी बोर्ड स्ट्रक्चर में। इसका डिफरेंस समझ आएगा कि भाई पहले जो हम कर रहे थे वो था 2 टियर, अब हम आ गए सिंगल टियर में, तो इसमें क्या डिफरेंस आएंगे। तो उनको ये चीज़ पहली चीज़ तो ये समझ में आएगी। ठीक है, और उनको ये समझ में आएगा कि 2 टियर डजेंट हैव इक्वल पावर्स। 2 टियर जो था उसके अंदर बराबरी नहीं होती थी, हम कहीं पे भी बैठ के डिसीजन लेते थे घर द्वार में और उसको इम्प्लीमेंट करवा देते थे। वाइल यूनिटरी बोर्ड डज हैव इक्वालिटी। ठीक है, यूनिटरी बोर्ड जो होता है उसके अंदर इक्वालिटी होती है, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं बहुत सारे उनकी भी वॉइस को कंसिडर करना होता है। जो इंडिपेंडेंट जैसे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, तो आपको इनका भी बहुत सारी चीज़ें इनका मान रखना पड़ेगा। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का भी डिसीजंस आर टेकन विथ
वोटिंग पावर, भाई वोटिंग पावर होता है जब भी कोई डिसीजन होता है बोर्ड में, तो वोटिंग पावर होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जितने भी हैं, ठीक है, सारे जो पूरे जो भी बोर्ड में होते हैं, तो इनका जो तो वोटिंग होता है। वोटिंग होने के बाद जो मेजॉरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक वो डिसीजन पास नहीं होगा। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लम कंपनी, अब ये सेक्शन सी का आंसर है हमारे पास, सॉरी बी का आंसर है, तो मैंने इसको गलत लिख दिया, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ये है बी का आंसर, ठीक है। अब बी में देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड टू टियर। टू टियर और यूनिटरी के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। टू टियर और सिंगल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर जब हम देखना है डिफरेंशिएट करना, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था, कहाँ गया एग्जैक्टली यहाँ पे, तो ये मैंने बता दिया था। सिंगल टियर और टू टियर में क्या होता है कि सिंगल टियर में एक यूनिफॉर्मिटी होती है, इक्वलिटी होती है, लोगों का जो है ना बहुत सारे इंडिपेंडेंट वॉइसेस को भी कंसिडर करना होता है। जो डिसीजन मेकिंग होती है वो वोटिंग के बाद होती है। जबकि टू टियर में जो दो सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है डिसीजन मेकिंग पार्ट और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट। डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी मेकिंग करता है सुपरवाइजरी, जिसमें होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मोस्टली, और ऑपरेशंस के अंदर मोस्टली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन आपको करवा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं टू टियर और सिंगल टियर बोर्ड स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस। और इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है तो ज़्यादा जल्दी होता है किसमें, सिंगल टियर में। टू टियर में क्या है कि भाई टर्नओवर ज़्यादा हो सकता है स्टाफ का, लोग छोड़ के जाना शुरू कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और बेटर्स, ये जैसे मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया था, ये भी आप मेंशन कर सकते हो उसमें। स्लो अप्रूवल हो गया, फिर इंडिपेंडेंस हो गया, मतलब अपने साइड से जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में एज अ ओनर या एज अ बिजनेसमैन आप सोच के इसको लिखना पड़ेगा आपको। आप चाहते हैं मैं आपको कोई घुट्टी पिला दूं, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये है भाई इसी में से आना है इसको रट लो, तो ये चीज़ नहीं होती। अपना दिमाग लगाना है, जो दिमाग से जो लिख सकें वो लिखिए। टू टियर वर्सेस सिंगल टियर का हमने जो है, सॉरी यार ये तो हमारा हो गया है। अब हम जो है तो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लम, क्योंकि हमने से डिफरेंसेस देखने थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड टू टियर, तो इसका तो डिफरेंसेस हमने ऊपर देख लिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें प्रॉब्लम्स देखना है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लम फैमिली इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटरी बोर्ड। क्या प्रॉब्लम आ रही है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिटरी बोर्ड में बाय लम फैमिली? लम फैमिली को क्या प्रॉब्लम आ रही है यूनिटरी बोर्ड स्टैब्लिश करने में? लम फैमिली को क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो प्रॉब्लम्स फेस बाय लम फैमिली ये हैं जो कि यूनिटरी बोर्ड इस्टेब्लिश करने में होंगी कि भाई पहले तो इनका राज था, पैटर्नलिस्टिक अप्रोच थी इनकी, यानी कि क्या है कि अथॉरिटेरियनिज्म वो कहते हैं इसको, कि भाई जो इनका दिल चाहता था ये इम्प्लीमेंट करवाते थे, इनकी मर्जी होती थी, इम्प्लीमेंट ये करवाते थे विदाउट एनी वोटिंग राइट्स वगैरह। चाय पे बैठे सुबह नाश्ता किया और साथ में भाइयों ने मिलकर डिसीजन ले लिया, तो ये चीज़ होती थी। अब ये चीज़ नहीं होती। तो पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल नो लॉन्गर वर्क्स, ठीक है। शैल हैव टू कंसिडर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स इन डिसीजन मेकिंग एज वेल। भाई अब कल तक तो आप कहते भाई हम चारों मिलकर डिसीजन बना रहे हैं, आज ये पांचवा कौन आ गया बाहर से, क्यों ये हमारी जो है तो बीच में अड़ंगा डाल रहा है? भाई डालेगा, क्योंकि अब आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैं, अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट वॉइसेस को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भाई। पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट स्टाइल अब नहीं काम कर रहा, कंसिडर करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को भी, अलग अलग डायरेक्टर्स की भी बातें कंसिडर करनी पड़ेगी, और हर एक चीज़ के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और डिसीजन मेकिंग भी उसके अकॉर्डिंगली होगी। जैसे मैंने बताया था 4 कमेटी होती थी। कौन सी 4 कमेटी होती थी? नॉमिनेशन होती थी, रेम्यूनरेशन होती थी, उसके बाद आपका ऑडिट कमेटी होती थी, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कम्युनिटी होती थी। तो ऐसे 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 कमेटी, ये जो है ना 4 तरह की कमेटी होती हैं, जिसमें कि ये 3 तो ज़रूरी है, ये रख भी सकते हैं या नहीं भी हो भी सकती है, आप जैसा चाहो, कंपनी की टू कंपनी डिपेंड करता है। तो बहरहाल यहाँ पे हमारी केस स्टडी ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट जो है तो केस स्टडी पढ़ेंगे, और हर यानी कॉन्सेप्ट के साथ, और आने वाली क्लास के अंदर भी हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स, और मैं उसके ऊपर मज़ीद आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।